अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सदर आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ख़त लिख दिया और उसमें टेक्निकली तो उन्होंने कंसीड कर लिया कि जनाब इलेक्शंस की तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही राइट है। और उसमें अपने ख़त में उन्होंने कहा कि जनाब वजारत कानून ने भी ये कहा, जब मैंने उनको बुलाया मुशावरत के लिए तो वो शायद इस चीज़ को गलत एंगल से ले गए, हालांकि मेरा मकसद ये नहीं था, ऐसा नहीं था। और क्योंकि हमें उन्होंने कहा कि जी वो डीलिमिटेशंस होनी है और उसमें तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम था। और फिर इलेक्शन जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने भी ये कहा कि जी ये लॉ एंड जो इलेक्शन कमीशन का ही राइट है। और फिर ये एक बात कि अभी तक हमने कहीं से कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी कि आम इंतखाबात जो हैं वो दो मुख्तलिफ तारीखों में होने, यानी कि कौमी असम्बली के एक तारीख को और प्रोविंशियल असम्बली, लेकिन उसका भी उन्होंने इसमें जिक्र कर दिया कि जनाब क्योंकि एक ही दिन में होने चाहिए। ये बात भी कहीं पे अभी ज़ेर बहस नहीं आई थी। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इनसे मुशावरत करे और उसके बाद क्योंकि मामला सब जुडिस है तो गाइडेंस ले सुपीरियर जुडिशरी से और अनाउंसमेंट एक सिंगल डेट की जाए। और उन्होंने कहा कि आइडियली जो उनके नज़दीक डेट बनती थी 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होने के बाद, उनका ख्याल था कि जनाब आइडियल डेट जो है वो 6 नवंबर 2023 बनती थी, जो कि 89th डे बनता है। लेकिन वाज़े तौर पर डिजिटल सेंसस को नोटिफाई करने के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए तो उसके बाद मैंडेटरी हो जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल करे। उसके लिए एक शेड्यूल दिया, पहले 14 दिसंबर तक का शेड्यूल दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मुशावरत की, जिसका आज जिक्र भी किया सदर आरिफ अलवी ने ख़त में, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही मुशावरत के अमल को शुरू कर चुकी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के बाद उन्होंने एक मुशावरत के बाद एक नई तारीख दी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है डीलिमिटेशन का और डीलिमिटेशन जो फाइनल डीलिमिटेशन है उनकी पब्लिकेशन जो है हम 30 नवंबर 2023 तक कर दें। तो वहां पे एक गुडविल है। तो ये जो आज जो जस्ट बाय प्रपोजिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जी आप ये मुशावरत करें और उसके बाद तारीख करें, तो वो कंसीड कर रहे हैं, सदर मान भी रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का ही जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगी और इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स सारे जो हैं वो। और आज अनवारुल हक काकड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर, निगरान वजीर आजम, उन्होंने भी वाज़े तौर पर कह दिया कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो तारीख देगी और निगरान हुकूमतें जो हैं वो तैयार हैं जो भी तारीख आएगी। आइडियली उन्होंने कहा कि जनवरी के अवाइल से जनवरी के आखिर के दरमियान कोई डेट आ सकती है और उसमें हम बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून का भी रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि सदर जो हैं वो ये उनका जो ख़त है किसी अहमियत का हामिल नहीं है, लेकिन पंजाबी च कही दा गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़ना, प्रॉब्ली सदर साहब ये करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी उंगलियां उठना शुरू हो गई थी सदर पर। इन्हीं मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून है हाफिज एहसान अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब आपके वक्त का। मुझे मालूम है आप इस वक्त स्कर्दू में हैं और काफ़ी ठंडे मौसम में हैं, लेकिन आपको क्या लगता है हाफिज साहब के ये इस खत की कोई ज़रूरत बनती थी, अहमियत बनती थी? वाज़े तौर पर जब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब मुलाकात के लिए वक्त मांगा था सदर ने कि जी आप आएँ मुझसे मिलें, और वो जो ख़त लिख दिया था, तो उसके बाद फिर सिर्फ एक कार्रवाई टाइप चीज़ लग रही है मुझे, क्योंकि मतलब आप मान भी रहे हैं कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी कह रही हैं, वजारत कानून भी कह रही है, निगरान हुकूमतें भी कह रही हैं, सब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का राइट है। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको मालूम है इलेक्शंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट के बाद तो ये तो वाज़े तौर पर था कि वो इलेक्शन कमीशन का ही राइट है। क्या कहते हैं हाफिज एहसान अहमद साहब? जमीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैं आपको स्कर्दू लेके आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, गर्मियों में मैं इस चीज में बताऊं जी, इंशाल्लाह जी। अब मैं आपको चीज एक बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.25 साल से पाकिस्तान के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा गया है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है, और जिसका रिजल्ट ये निकला ये है कि हमने इस सारी सिचुएशन को कंफ्यूजन की तरफ ले गए हैं, अनसर्टेनिटी की तरफ ले गए हैं,
और फिर हमने ये जो काम कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज की रिस्पेक्ट है वो भी अब डिसरिस्पेक्ट के अंदर जाना शुरू हो गई है। और ये स्टार्ट चीज होती है आपके पास जब पिछले साल मार्च के अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2022 के अंदर आया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आर्टिकल 95 का कोई भी प्रोसेस किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ स्टार्ट हो तो वो जितनी देर तक वो प्रोसेस रहता है कोई असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। आपने ये देखा कि वो सारा प्रोसेस जो था वो आर्टिकल 95 के ऊपर फ्रस्ट्रेट करके आर्टिकल 5 का सहारा लिया गया, उसके बाद असेंबली को डिसॉल्व किया गया। और इन्हीं सदर साहब ने न देखते हुए क्या 95 के अंदर ये काम हुआ है गलत तौर पे, इन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया और वो एक्शन को अनडू किया, चीजों को वापस उसी चीज के अंदर लेके गए और 95 का प्रोसेस पूरा हुआ। उसके बाद आप ये देखें कि ये प्रेरोगेटिव है हर प्राइम मिनिस्टर का और फेडरल गवर्नमेंट का कि वो अपने गवर्नर्स लगाए प्रोविंसेस के अंदर। आपने देखा कि पंजाब के अंदर जो पीटीआई के गवर्नर थे उनको उन्होंने हटाने की समरी भेजी, प्रेसिडेंट ने उसको रिफ्यूज किया और उसकी तरह तरह से तौज़ीह दी कि ये मेरा मैंडेट है कि मैं इसको रिमूव करूं या न करूं। और आपने देखा कि जब पंजाब के अंदर गवर्नमेंट चेंज आई तो ओथ लेने की बात आई तो गवर्नर ने रिफ्यूज किया, तो फिर हमारी हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करने के बाद यहाँ से स्पीकर नेशनल असेंबली जो थे वो लाहौर के अंदर गए, उन्होंने जाके ओथ लिया। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि पंजाब के जब इलेक्शंस की बात आई तो उस इलेक्शन के अंदर गवर्नर ने एब्सटेन किया, केपी के गवर्नर ने एब्सटेन किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब असेंबली की रेजोल्यूशन आए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो बनने चाहिए। फिर आप ये देखें कि उसी गवर्नर ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर की पावर्स जो है वो सस्पेंड कर दी, जो पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसको फिर हाई कोर्ट ने रिस्टोर किया और दोबारा चीफ मिनिस्टर जो है वहां पे गए। फिर आप ये देखें कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के बिल्स आए जिसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके अंदर प्रेसिडेंट को पता था कि आर्टिकल 75 के नीचे या मैंने एसेंट देनी है, और एसेंट का मतलब ये है कि आप लिख के दें, बिल्कुल, या मैंने अपनी प्रपोजल के साथ वापस भिजवाना है, उन्होंने वो नहीं किया। अब जब आप सारा कुछ हो गया तो उन्होंने सारा मलबा जो है वो अपने स्टाफ पे डाला। और आप ये देखें कि अल्लाह उन्हें भी माफ करे मुझे भी माफ करे, वो लैंग्वेज आप देखें कि क्या प्रेसिडेंट ऑफिस को ये सूट करती है। फिर उसके बाद आप देखें और ये गैजेट नोटिफिकेशन हो चुके थे लॉज। फिर अब ये इलेक्शन का मामला आपको देखें कि आपको पता ये है कि आपने असेंबली को 48(5) के नीचे डिसॉल्व नहीं किया, आपको पता है कि आर्टिकल 58(1) के अंदर डिसॉल्व की गई है, 58(2) के अंदर नहीं आई, आपको पता है कि आर्टिकल 153 के अंदर सीसीआई का फैसला आ चुका है, और जब वो फैसला आ जाए तो 51(5) ओवर राइडिंग इफेक्ट करता है कि जितनी देर तक डीलिमिटेशन इलेक्टोरल प्रोसेस का आएगा वो 224 के 90 दिन काउंट ही नहीं की जा सकते। और अभी भी आप ये देखें, कभी किसी ने कहा है कि सीसीआई के फैसले के होते हुए या 51(5) के होते हुए 90 दिन का पीरियड स्टार्ट है? क्योंकि हम अपनी मर्जी के इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, हम मर्जी का चीजों को कन्वे करना चाहते हैं, हम मर्जी का चीजों को मोल्ड करना चाहते हैं। आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था, जाना चाहिए था, उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिस तरह किया उनकी बिल्कुल लीगली उन्होंने ठीक किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर एक मैकेनिज्म ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस ये है कि अगर आपने कोई एडवाइस लेनी है तो आप लॉ मिनिस्ट्री को लिखें, आपने लिखा, उन्होंने भी आपको जवाब दिया। हमारा रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहता है कि अगर आप लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस से एग्री नहीं है तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को लिखे, चूंकि फाइनल अथॉरिटी वो है। सही, आपने उनको भी नहीं लिखा। फिर उसके बाद ये है कि आपने सीरीज ऑफ मीटिंग स्टार्ट कर दी और मीटिंग के अंदर ये चीज वाज़ेह हुई कि जी मेरा अंदिया ये है कि मैं इसको देना चाहता हूँ, क्योंकि 224 के अंदर 90 दिन का, बिल्कुल 90 दिन का उसके अंदर है। तो 90 दिन का ट्रिगरिंग पॉइंट कब स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट 51(5) के नीचे आएगा। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग भी चले गए हैं, पार्टीज भी चले गए हैं, पिटीशंस भी चली गई हैं। जब आपने ये सारा कुछ आपकी नजर के अंदर था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमीर भाई अगर सबकी प्रेस देखें तो कोई भी 226 के नीचे, 24 के नीचे 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं मांग रहा। वो ये कहता है कि पहले 153 का जो सीसीआई का फैसला उसे सेटिसाइड करें, उसके बाद फिर पुरानी उस पे करें, प्रोसेस है उसे खत्म करें। तो अगर इन सारी चीजों की मौजूदगी है और सारा कुछ है
तो प्रेसिडेंट का अगर एब्सटेन कर लेते इन चीजों को या रिस्ट्रेन कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर था। तो मुझे हाफिज एहसान अहमद साहब, नौबत भी आनी थी, इलेक्शन कमीशन अब उनको रिस्पॉन्ड करेगा। हाफिज एहसान अहमद साहब, अब मुझे एक चीज बता दें कि ये जो लेटर का आपने यकीनन कंटेंट सारा पढ़ा होगा, इसमें जो लिखा हुआ है, टेक्निकली मुझे तो ऐसे लगता है कि मतलब ही इज एग्रीइंग टू व्हाट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज सेइंग अर्लियर, जो अभी तक वो कहते आ रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ एक ये डाल दी कि जी सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी। मतलब गाइडेंस क्या, पिटीशंस और लोग लेके गए हुए हैं, आप गाइडेंस के लिए कह रहे हैं कि जी जाके गाइडेंस लें। ये मुझे एक ये बता दें। दूसरी बात ये कि ये जो खत है जिसमें एक उन्होंने आइडियली कहा है कि जी विद इन 90 डेज में 89th डे जो है वो 6 नवंबर बनता है, इसको हमें क्या देखना चाहिए? ये तजवीज है या? मैं इसके अंदर ये जमीर भाई, मैं इसमें आपको ये बताऊं, होता ये है कि पाकिस्तान का कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसका जो रोल्स या फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाते हैं, वो उन्हीं के अंदर उसे परफॉर्म करना होता है। और अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि किन फंक्शंस को आपने परफॉर्म नहीं करना। जब ये दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो और आप भी अनसर्टेनिटी का हो, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि इस तरह का लेटर डाल के इलेक्शन कमीशन को भी एम्बैरस करेंगे, इलेक्शन कमीशन आपको भी एम्बैरस करेगा। इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि मैंने इसके अंदर क्या करना है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता कि इसके अंदर होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। ये तो जो उन्होंने किया ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉ की कॉन्ट्रेरी उन्होंने किया है, और ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस था उसको सब वर्जन करके अंदर उन्होंने एक डेट दी है जो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी और उसको इलेक्शन कमीशन करेगा। अब इसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने आप को प्रोएक्टिव करना पड़ेगा, और उन्हें ये चाहिए था कि जब 51(5) का प्रोसेस था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, तो वो ये कहते कि जी प्रोस्पेक्टिव डेट फरवरी मार्च की बनती है और हम इसके अंदर इलेक्शन करवाएंगे, खुलेआम उन्हें आना चाहिए था ताकि कंफ्यूजन ना आए। दूसरा ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि जब ये मामला आया है फौरी तौर पे ऊपर फुल कोर्ट बनाती और फुल कोर्ट के अंदर बैठ के 2 दिन की हेयरिंग करके फैसला ये करने वाला बात है। ये कोई लंबी चौड़ी इंटरप्रिटेशन है? नहीं, बिल्कुल सही फरमाया हाफिज साहब। अब इसमें एक बड़ी मतलब दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि आप लॉयर हैं, आप वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसमें जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है मे सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट फॉर जनरल इलेक्शन टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। एक तो ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि सिंगल डेट पे एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं, कहीं पे ये अभी तक डिस्कस ही नहीं हुआ क्योंकि तमाम असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी नहीं है, और अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इतना पैसा भी नहीं है कि जनाब आप अलग-अलग दिनों में इंतखाबात कराते फिरें। अब इस पर भी इन्होंने ये 2 जगह पे लिखा है, लेकिन मे सीक शेल नहीं लिखा हुआ, शेल नहीं लिखा हुआ। मैं आपको बताऊं कि ये प्रेसिडेंट का लेटर जो है, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़े, उसके बाद जो सेक्शन 7, 18, 19, 20 जो है वो इलेक्शन एक्ट का, 57, 58 इलेक्शन एक्ट का वायलेशन। अब हुआ ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो बर्डन था उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश की है ऑन दी, आप ये समझे कि ऑन दी प्रेसिडेंसी जी। अब उसके अंदर ये है कि क्या, और ये इलेक्शन कमीशन के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई हुई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी आप इस चीज को जो है वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे। जब आप इन सारी, अब आप उस पूरे लेटर के कंटेंट्स को देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी आर्टिकल पे अश्योर नहीं करते, ये श्योर नहीं है उन्हें कि इसके तहत मुझे ये इख्तियार है और मैं ये डायरेक्शन दे सकता हूँ, और उस इख्तियार के अंदर अगर कोई प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चल रहा है तो उसको मैं स्टॉप भी कर सकता हूं। हाफिज एहसान अहमद के अंदर जमीर भाई किसी मुल्क के अंदर जो है वो 2 शेड्यूल इकट्ठे चल ही नहीं सकते। एक तरफ बिल्कुल सही हाफिज एहसान अहमद साहब भी हो और आप कहें कि बिल्कुल सही हाफिज एहसान अहमद साहब। एक हाफिज साहब एक तो चीज यानी कि इसमें मे सीक है, शेल नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन शेल या शुड सीक गाइडेंस, तो मे सीक है तो अब प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन का कि उनके पास इतना वक्त होगा तो वो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पिटीशंस तो गई नहीं है। बट आफ्टर दिस लेटर डू यू एग्री कि वो डिबेट आज खत्म हो गई है कि जी अभी भी कोई कहे कि जी सदर के पास इख्तियार है, वो खत्म हो गई? आज बिल्कुल खत्म हो गई उस चीज का। मैं आपको बताऊं कि इसके जितने भी काउंटर आर्गुमेंट्स थे वो सारे के सारे इस चीज पे आज आ गए, इस चीज के अंदर है कि ये इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है और सदर का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, और सदर ने ये जो चीज लिखी है द सुप्रीम कमांडर द सुप्रीम लॉ है, उन्होंने सिर्फ एक सही करके आगे चीज भिजवाई है, उनकी मर्जी है या नहीं है।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाफिज एहसान अहमद साहब, इसको इस तरह की वर्डिंग के अंदर भी बड़ा केयरफुल होना चाहिए और इस तरह नहीं करना चाहिए। और हाफिज एहसान अहमद साहब भी उसके अंदर प्रपोज कर रहे हैं। हाफिज एहसान अहमद साहब, आप पिटीशंस गई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस लेटर के बाद अगर किसी पिटीशन में यह है कि जी सदर का राइट है, तो इस लेटर के बाद जो सुप्रीम कमांडर ने खुद अपने हाथ से तहरीर करके भेजा है, तो वो अगर पिटीशन में पॉइंट है तो वो तो इट स्टैंड्स, वो क्या आपकी लीगल लैंग्वेज में क्या होता है कि नल एंड वॉइड या क्या होता है उसका? वो इसे कहते हैं स्टैंड अबेटेड जी। स्टैंड अबेटेड जी। तो वो अगर पिटीशन का भी हिस्सा है तो वो भी खत्म। देखिए इसके अंदर मैं आपको चीज बताऊं, इसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा सकती। सही। ये किस तरह मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट 224 आर्टिकल के 90 दिन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ दो इकोनॉमिस्ट डॉक्टर नजीब खाकान और डॉक्टर फर्रुख सलीम होंगे, और पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान साहब भी होंगे। कुछ मौशी सूरत हाल का जायजा लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब। आप इनको देखते भी हैं टीवी पर, और एक परमानेंट एनालिस्ट हैं एक निजी टीवी पर, और माहिर मौशियात हैं, और बहुत गहरी नज़र रखते हैं जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब आपके वक्त का। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सीनियर फॉर्मर एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीब साहब आपके वक्त का भी। मलिक बोस्तान साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी अभी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब आपके वक्त का भी। मलिक बोस्तान साहब, आपसे बात का आगाज करना चाहता हूं। अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं डॉलर के हवाले से कि जी रुपया जो है अब वो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो रहा है, और ये यकीनन इसका एक इम्पैक्ट आएगा आपके इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर, फिर जो आपकी इंपोर्ट्स हैं उसमें भी यकीनन उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर डॉलर कमज़ोर होगा, रुपया मुस्तहकम होगा, तो जो आपने क्योंकि जो इंपोर्ट करना होता है उसकी पेमेंट्स डॉलर में करनी होती हैं, तो वो उतना ही उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है। इसमें मज़ीद बेहतरी की भी तवक्को की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये आने वाले कितने दिनों तक मजीद, क्योंकि आज का जो रेट आया इंटर बैंक का, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्लोजिंग पे हमें पता चला है, वो ये था कि आज 298.82 रुपीस था पर डॉलर, और ये कल के मुकाबले में कहा जा रहा है 0.36% कम हुआ है। तो ये ट्रेंड पिछले जो इस पीर से शुरू हो चुका हुआ है। आपको लगता है कि ये, और कौन से फैक्टर्स थे, ये जो क्रैकडाउन हो रहा है एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर, वो फैक्टर है, डॉलर जो स्मगल हो रहा था उसको चेक किया जा रहा है, उस पर एक सख्त जो है वो नज़र रखी हुई है, तो क्या मेजर फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले जो फैक्टर है वो तो मैं समझूं सारा क्रेडिट आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा जो काम हुकूमत ने करने थे उनको करने पड़ गए, वरना डॉलर 350 से ऊपर चला जाता, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के इसको रोका और सही डंडा चलाया। और जितने भी ये दूसरी बात, ये ऑपरेशन हमारे कहने पे हुआ है। हमने खुद आला हुकाम से मीटिंग की, उन्हें बताया कि जितने भी ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं वो इस वक्त इतनी जरूरत बढ़ गई उनकी कि हमारी एक्सचेंज कंपनी की मार्केटों में बाहर खड़े होकर बंदे उन्होंने खड़े कर दिए हैं। जो भी कस्टमर आता है उससे हाई रेट पे ब्लैक मार्केट में खरीद के और वो स्मगलिंग कर रहे हैं। अगर इनको नहीं रोकेगा तो $400 कुछ से भी कोई नहीं रोक सकेगा। तो उन्होंने मेहरबानी की, एक्शन किया, एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ नहीं किया, गैर कानूनी मैंने ये भी इसको भी सही कर रहे हैं मेहरबानी, एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ क्रैकडाउन में गैर कानूनी लोगों के खिलाफ है जो स्मगलिंग करते हैं या ब्लैक मार्केट ओवटा बुक करते हैं। तो उसका नतीजा आपके सामने, चारों बॉर्डर जो है सील कर दी गए, और जो लोग हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे थे रास्ते में उनको ब्लैक मार्केट वाले रोक लेते थे। उनकी सप्लाई जब बहाल हुई है तो पिछले 6 दिन में हमने 60 मिलियन यानी $6 करोड़ हमने दिया इंटर बैंक में, जिसकी वजह से इंटर बैंक भी आज अल्लाह का शुक्र है 300 से भी कम हो गया, और आगे आने वाले दिनों में मजीद भी कम होगा।
और ये ऑपरेशन मैं समझता हूँ, जैसे कल स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा जी जब तक डॉलर 250 तक नहीं होगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मैंने तो कहा भाई ये हमेशा ऑपरेशन रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऑपरेशन बंद करेंगे, मॉनिटरिंग कम करेंगे, स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, फिर डॉलर की डिमांड पैदा होगी। क्योंकि हमारे पड़ोस में ईरान, अफगानिस्तान में जितनी चीजें भी आ रही हैं, वो ना तो पाकिस्तानी चीजें लेके जा रहे हैं और ना ही पाकिस्तानी रुपया लेते हैं। वो हमारे इम्पोर्टर को कहते हैं कि इसके बदले हमें डॉलर दो, और डॉलर जब वो ऑफिशियल चैनल से तो ले नहीं सकते, तो वो लेते हैं ब्लैक मार्केट से, जिसकी वजह से वो उनको इसकी डिमांड बढ़ती है। तो इसको यही तरीका है कि जितने भी उनके साथ ट्रेड हमारी वो लोकल हस्ती में, यानी कि दोनों मुल्कों की इस पे तो पाबंदी नहीं है, डॉलर पे पाबंदी की जाए और या फिर बार्टर ट्रेड किया जाए ताकि डॉलर की डिमांड कम हो। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये वही सही। की धूम की तरह मलिक बोहसन साहब, इसको बात। जी मलिक बोहसन साहब, यकीनन अच्छी खबरें, लेकिन एक तासुर यह भी आ रहा है कि जी रेट तो कम हो गया, लेकिन अगर मार्केट में कोई डॉलर लेने जाता है तो उसको डॉलर मिल नहीं रहा। तो ये क्या तासुर है कि जी वो कहते हैं कि जी रेट तो यकीनन कम हो गया, लेकिन इस रेट पे आप हमें लेके तो दिखाएं कहां से मिल कहां से रहा है। तो ये एक तासुर क्यों आ रहा है? क्या एक्सचेंज कंपनीज डरे हुए हैं, वो डॉलर में बिजनेस नहीं हो रहा, या क्या वजह क्या है इसकी? जी अब कौन सी, कल जियो ने परसों खबर चलाई कि डॉलर खरीदने वाला कौन है, लोग डॉलर लेके घूम रहे हैं। आपकी खबर आ रही है कि डॉलर मिल नहीं रहे, ऐसे कोई नहीं, डॉलर मिल रहे हैं, हर जगह पे मिल रहे हैं। और डॉलर बेचने ये हमने 6 करोड़ डॉलर की मामूली रकम है 6 दिन में जमा कराना, जो कि इम्पॉसिबल था, पॉसिबल हो गया। इसका मतलब ये डॉलर है तो बैंक में नहीं, नो डाउट जी, बहुत बहुत तो इसमें तो कोई कोई हम हवा में थोड़ी कह रहे हैं। चलें मलिक बोहसन साहब, नहीं नहीं बिल्कुल सही है जी। अगर 6 करोड़ डॉलर आप लोगों ने स्टेट बैंक में जमा कराए हैं तो वो कोई छोटी रकम नहीं है। इससे हमारी जो इस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें यकीनन बहुत हमें फ़ायदा मिल रहा है। खाकान नजीब साहब, डॉलर जो है वो उसको एक सिंगल पॉइंट कहा जा रहा था कि ये हमारी जो इस वक्त ख़राबियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसके पीछे ये है। अब आपको क्या लगता है कि अगर डॉलर मजीद या रुपया मजीद मुस्तहकम होने की तरफ जाता है तो बाकी सेक्टर्स में भी बेहतरी आएगी इससे? समीर साहब, एक तो बात ये समझने की है कि ये जो हम समझ रहे हैं कि एक क्रैक डाउन हो रहा है, मैं जरा कौम को समझाना चाहता हूं कि क्रैक डाउन नहीं हो रहा, एक इलिसिट इलीगल कारोबार है जिसको आप ग्रे मार्केट कहते हैं या इनफॉर्मल कहते थे। मैं तो उसको ग्रे या इलिसिट समझता हूं, बिकॉज मैंने फैटफ में बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए, जब हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर लाए। तो ये काम था ही ठीक नहीं। 2 मार्केट्स हैं पाकिस्तान में, एक इंटरबैंक की मार्केट है, वो रेगुलेटेड है, उसमें मेरे ख्याल है 30 लाइसेंस्ड प्लेयर्स हैं। एक एक्सचेंज कंपनीज को हमने एक ओपन मार्केट में ट्रेड करने के लिए इजाजत दी हुई है, लोगों की नीड पूरी करने के लिए। वो इंपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, वो रेमिटेंस में भी। इससे बाहर कोई मार्केट नहीं होनी चाहिए। सो एक कंप्लायंस इंश्योर की जा रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो किसी से कोई मैं इसको क्रैकडाउन नहीं समझता। एक स्मगलिंग है, डॉलर जो है वो अफगानिस्तान की नीड भी हम पूरी करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर जाकर, उसको भी रोका जा रहा है बिकॉज हम अपनी नीड पूरी करना चाहते हैं और हम अपना ही कारोबार करना चाहते हैं। जब ईरान से भी तेल आता है तो उसकी पेमेंट होती है, अगर उसको भी रोका जाएगा। अब ये सब चीजें जो हैं कंप्लायंस और मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट की मद में जा रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अथॉरिटीज, चाहे वो आर्मी की अथॉरिटीज हैं जिन्होंने शुरू किया, उसके बाद केयर टेकर ने भी उसको सपोर्ट किया, FIA ने भी उसको सपोर्ट किया। सो एक ओवरऑल तनाजुल है, हम वेल रेगुलेटेड मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं। एक्सचेंज कंपनीज की कंसोलिडेशन हो रही है, वो इस्लाह भी अपनी जगह जरूरी है। पर इसके बाद क्या करना है? देखें, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन है, ये नेसेसरी था। आई फुली एग्री विद बोस्तान साहब, दुरुस्त फरमा रहे हैं। बट इससे आगे भी चलना है ना। आगे क्या चलना है? जो लिक्विडिटी है वो पाकिस्तान की जो इंटरबैंक मार्केट है, जो सबसे कलीदी मार्केट है, उसमें बढ़ानी है। पाकिस्तान ने 8.7 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स थे जब IMF का प्रोग्राम किया था, आज से चंद हफ्ते पहले की बात है। आज वो 7.8 अरब डॉलर पे हैं। हमें उसकी लिक्विडिटी थ्रू मल्टीलैटरल्स, थ्रू कमर्शियल बैंक्स, वो इंश्योर करनी है, तो आपकी ये स्टेबिलिटी को तकवीयत मिलेगी। और फिर SIFC के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आनी है, सो हमें अगले 3, 6, 9 माह में मार्केट्स को सिग्नल करना है। आपने मार्केट को सिग्नल किया कि मैं इलिसिट कारोबार नहीं बर्दाश्त करूंगा, मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया। और आखिर में याद रखिए, चूंकि हम बहुत ज्यादा, हमारी मोहब्बत है रुपी डॉलर पैरिटी से,
पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ है कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत क्या है, दुनिया में क्या बेचते हैं, दुनिया हमसे क्या खरीदती है, क्या वैल्यू ऐड करते हैं और कितने डॉलर लाते हैं। इसको इंश्योर करना है आने वाले सालों में, जहां हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से ग्रे मार्केट को निकाला, लिक्विडिटी को इंश्योर किया करना है अब इंटरबैंक में, और पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को आगे लेकर चलना है। ये है पाकिस्तान का ओवरऑल तनाजुर। एक बात और करता चलूं, पाकिस्तान की रेमिटेंस में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान की जो इस वक्त रेमिटेंस पाकिस्तान आ रही है, मैं समझता हूं इसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। आई थिंक कि अब लोगों को सोचना शुरू करना चाहिए कि पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव से बढ़ के क्या किया जा सकता है, और मैं इस पे काम भी कर रहा हूं और मैं इस पे सोच भी रहा हूं कि क्या ऐसी इस्लाहात हैं वहां पे जो हम करें तो ये जो हमारी 28 अरब डॉलर की रेमिटेंस है ये 40 को क्रॉस करे तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल आने वाले दिनों में हल हो सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जहां जहां इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है उसको तकवीयत मिलेगी, वो बेहतर होगी अगर रुपए की कदर जो है वो दोनों साइड्स पे मूव करे और स्ट्रेंथन भी हो, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और बाकी जो हम बहुत बड़ी इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। ये एक ओवरऑल तनाजुल है पाकिस्तान का इस वक्त। सही, बिल्कुल। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, आपने एक इंडिपेंडेंट मार्केट का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, इकोनॉमिस्ट का भी सुन लिया। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, अब क्या ये चीजें इसी तरह कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी जिस तरह मलिक बोस्टन साहब का ख्याल है, या फिर अब खुद मार्केट भी अपने आप को स्टेबलाइज करेगी? और दूसरा भी जो रिमिटेंसेस की बात की, रिमिटेंसेस में यह है कि लोग अपने रिश्तेदारों को जो डॉलर भेजते हैं उनका ख्याल है कि नहीं, अगर उनको इसके एवज ज्यादा रुपए मिलेंगे तो वो शायद ज्यादा बेहतर होता है। तो वो उसको आप किस तरह, मतलब वो यकीनन फिर हुंडी और ये बाकी चीजें जो हैं उस तरफ रिजॉर्ट करते हैं, तो वो भी तो एक फैक्टर है अगर देखा जाए तो। जी जमीर साहब, देखिए दुनिया में कोई 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। उनमें से एक मुल्क ऐसा है जिसकी करेंसी मार्केट के अंदर कोई 7 किस्म के डिफरेंट रेट चल रहे होते हैं। एक हमारा इंटरबैंक का रेट है, एक ओपन मार्केट का रेट आता है, ओपन मार्केट के अंदर एक ब्लैक मार्केट का रेट है, एक ग्रे मार्केट का रेट है, एक पेशावरी रेट चलता है, एक काबुली रेट चल रहा है, एक दुबई पहुंच रेट चल रहा है। तो ये एक इंटरबैंक का रेट, सिर्फ एक इंटरबैंक का रेट होना चाहिए। दुनिया में बेशतर ममालिक जो हैं उनमें एक ही करेंसी का रेट होता है और वो इंटरबैंक रेट। हमारे यहाँ जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, ये बाकी जो गंद है ब्लैक मार्केट का, पेशावरी रेट का और दुबई पहुंच का और काबुली रेट का, ये 100% गंद जो है ये एक्सचेंज कंपनीज का फैलाया हुआ है। वही इसके अंदर माल बनाती हैं, वही इसको एक्सप्लॉइट करती हैं। और अब ये जो निशानदेही की गई है जिसमें हमें एक अब नेक्सस नजर आने लगा है, उसमें स्मगलर्स काम कर रहे हैं और वो मिले हुए हैं एक्सचेंज कंपनीज के साथ। इनके अंदर हुकूमती अफसरान जो हैं वो भी सहूलतकारी का रोल प्ले कर रहे हैं, बल्कि उनकी तादाद भी अब तो बता दी गई है कि वो कितने हैं। साथ में सियासतदान इन्वॉल्व हैं, उनकी तादाद कोई 30 के करीब बताई जा रही है। और फिर बहुत ही खतरनाक जो है वो दहशतगर्द जो हैं वो भी इसी मार्केट के अंदर से पैसा रेज करते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। अब 2 चीजें हो रही हैं, एक तो इकदामात हैं जो आपके सामने हैं स्मगलर्स के साथ, स्मगलर्स के खिलाफ और एक्सचेंज कंपनी के साथ। देखिए इकदामात जो हैं उनकी एक लिमिट होती है, यानी कि डंडा मारने की या झाड़ू फेरने की एक लिमिट है। उससे आगे जो है फिर आपको पॉलिसी चाहिए। तो इकदामात ने जो काम करके दिखाना था वो 25-26 रुपए जो रुपया स्ट्रांग हो गया डॉलर के सामने, मैं समझता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, ये इकदामात तो हमने कर लिए। अब मामला रह गया कि क्या हमारे पास कोई पॉलिसी है जिसके जोर पे हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा पाएं, क्योंकि उससे हमें डॉलर वसूल होने हैं। क्या हमारे पास कोई पॉलिसी है कि अपनी रेमिटेंसेस किस तरह बढ़ानी है, क्योंकि उससे हमें डॉलर वसूल होने हैं। और फिर क्या हमारी कोई बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से कोई पॉलिसी है, क्योंकि वहां से हमें डॉलर आने हैं। तो ये जो मार्केट है जिसको हम ओपन मार्केट कहते हैं, ये तो 24, 25, 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा की बड़ी मार्केट नहीं। असल मार्केट है इंटरबैंक, और वो कोई 350-400 मिलियन डॉलर रोजाना की मार्केट है। सही, जो आपने जिक्र किया कि अगर रुपया जो है वो स्ट्रांग हो गया है तो शायद महंगाई कम हो जाएगी, या पाकिस्तान में जो है
देखिए वो जो इंपोर्ट्स हैं, जो महंगाई कम होने का, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इंटरबैंक मार्केट से है, उसका ताल्लुक कोई ओपन मार्केट से नहीं है। और इंटरबैंक मार्केट में कोई इतना ज्यादा रुपया जो है वो मजबूत नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में कि ये जो इक़दामात लिए गए हैं, इनके नतीजे में कोई खातिर खा कोई महंगाई के ऊपर असर नहीं होने वाला। और महंगाई के ऊपर अगर असरअंदाज करना है तो वो फिर पॉलिसी बनेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी, रेमिटेंसेस बढ़ानी होंगी, बैरूनी सरमायाकारी बढ़ानी होगी। तो एक खास तफरीक ज़हन में रखें, इक़दामात और पॉलिसी। इक़दामात हमने किए हैं, पॉलिसी हमारे पास नहीं है। पॉलिसीज पे भी काम किया जा रहा है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अभी मलिक बोस्तान साहब का ख्याल था, डॉक्टर फारूक सलीम साहब के, बल्कि ख्याल क्या, उन्होंने कहा कि हमने इनवाइट किया ये जो जितना भी क्रैकडाउन, जिसको क्रैकडाउन नहीं कहना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर के लिए जो कहा, तो आपका ख्याल है कि एक्सचेंज कंपनीज जो हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थी ये सारे क्राइसिस में? और आपका ख्याल है कि जो ओपन मार्केट है, जो उसमें अभी उतना फर्क नहीं पड़ा जितना जो कि इंटरबैंक में एक्सचेंज रेट आने का रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए था ओपन मार्केट में? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, जो गैप नजर आ रहा था हमें इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान, वो 8-10% पे चला गया था। और वो हमारा मुआहदा है IMF के साथ कि वो 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब वो वापस आ गया है, वो दोनों क्लोज हो गए हैं। मेरा कहना ये था कि वो जो गैप नजर आ रहा था, वो जो गंद फैलाया गया था, वो जो ओपन मार्केट के प्लेयर्स हैं, जिसमें एक्सचेंज कंपनी सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं, ये उन्हीं के मुनाफे हैं, वो नीचे आए हैं। ये उन्हीं के ऊपर वार किया गया है, उन्हीं के ऊपर ज़र्ब लगी है, और वही ये सारा खेल कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। इस पर नाज़रीन मजीद भी बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद थोड़ा सा जायजा लेंगे कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो, जिसमें हम यकीनन, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है अफगानिस्तान, उसमें हम एक इंटरनेशनल कमिटमेंट के तहत हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, जिसको ट्रांजिट ट्रेड कहा जाता है। लेकिन वो किस तरह हमारे लिए डिसएडवांटेज बन रहा है और उसमें हमें क्या मेजर्स लेने हैं और जो कुछ लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले की बात है 95-96 में कि हमने एक लिस्ट भी, जो लिस्ट होती है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत ये चीजें इंपोर्ट की जा सकती हैं या लाई जा सकती हैं, उसको हमने रिड्यूस भी किया था, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि बेसिकली अफगानिस्तान में जिनकी कंजम्पशन ही नहीं थी। लेकिन अभी भी हम उन्हीं चीजों से मुतासिर हो रहे हैं और इससे स्मगलिंग भी बढ़ रही है और हमारी लोकल मार्केट भी खराब हो रही है। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक बोस्तान साहब, अगर आप रिप्लाई करना चाहें इस हवाले से जो डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने बात की कि कहीं ना कहीं पे एक्सचेंज कंपनीज जो हैं रिस्पॉन्सिबल थी, जो कि जिस वजह से इतनी बुरी सूरत हाल बनी और डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्तहकम होता गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे ख्याल है फारूक सलीम साहब माशाल्लाह बड़े पुराने इस चीज़ के माहिर हैं इकानमी की, और उनको इस चीज़ का पता था। लेकिन इसका मेरे ख्याल उनको इल्म नहीं है कि एक्सचेंज के में डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बड़ा हमें दुख हुआ सुन के। फिर ना ही इनको पता है कि एक्सचेंज कंपनी ने क्या रोल अदा किया है। मैं अब आपके तवज्जुह से पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो उस वक्त $400 मिलियन के रिजर्व थे और $1 नहीं था पाकिस्तान को पेमेंट करने के लिए, वो भी बड़ा इनाम थे। तो इन्हीं एक्सचेंज कंपनी ने $10 अरब इकट्ठे करके दिए और अभी तक तकरीबन $70 अरब लेके आई है मुल्क में, और उसमें से $50 अरब इंटरबैंक में सरेंडर किए हैं। जितना ट्रैवल कोटा है, हज है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सारी एक्सचेंज कंपनी, उसमें चंद लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन अभी जितने भी छापा मारे ये गैर कानूनी मनी चेंजर होते हैं, जो कि बगैर लाइसेंस के दुकानें खोल के बैठे और सारा मलबा एक्सचेंज कंपनी में लोग डालते हैं। उनको पता ही नहीं है कि एक्सचेंज कंपनी अलग है, ये अलग चीज़ है, लेकिन बगैर उन्होंने एक्सचेंज कंपनी में बोर्ड लगाए होते हैं। और वो पूरी कल आपने खबरों में पढ़ा होगा 78
लॉकर जो है वो सील किए गए बैंकों के, जिसमें बैंकों के मैनेजर, बैंकों के कैशियर, गैर कानूनी मनी चेंजर मिले हुए थे। उनकी तमाम लिस्टें भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसी चीज का हम लोग बार बार कह रहे थे कि इनके खिलाफ एक्शन हो, एक्शन हुआ है, तो नतीजा भी आपके सामने है। ब्लैक मार्केट जब तक खत्म नहीं होगी तो ये, और दूसरी बात जो जहां तक रेट का तल्लक है, क्योंकि काबुल का अपना रेट है, काबुल के पास डॉलर नहीं है। आज भी उसने डॉलर का रेट, जब से अफगान तालिबान ने, आज आपने पढ़ा होगा खबरों में, 2 महीने के अंदर पाबंदी लगा दी गई, अगर किसी के पास भी पाकिस्तानी रुपया हुआ तो उसको हम पनिश करेंगे, उसके खिलाफ FIR कटेगी। तो अब बड़ी तादाद में वो लोग जो है अपने पैसे को जो कन्वर्ट करेंगे, जो भी उनके पास पड़े है। इसी तरह रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो का भी उन्होंने कहा है। ये पिछले 1 साल से ये चीजें चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने डेड डाउन दे दिया। तो इस वजह से वो अपना रेट बढ़ा देंगे डॉलर का, और यहाँ पाकिस्तान से डॉलर को कोशिश करेंगे फिर। और जो है आज हमारा रेट जो है 300 से कम था, उन्होंने 316 कर दिया। अब उन पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं। बाकी जो रही मार्केट अफगान ट्रांजिट की, जो कि बहुत ही नासूर है हमारा, और इसमें अफगान नहीं, हमारे अपने लोग हैं, पाकिस्तानी इंपोर्टर हैं, जो कि जिन चीजों पे गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है, जैसे 400, 600, 500%, तो वो वाली चीजें अफगान, क्योंकि फ्री ड्यूटी है, वहां से वो दुबई से वो ले लेते हैं हवाला मार्केट से, क्योंकि हवाले के वहाँ लाइसेंस है, वहां से लीगल है। वहां से हमारी वर्कर रेमिटेंस उन्होंने कैच कर लिए, 3 अरब से कम हो गए, 2 अरब डॉलर आ गई, और ये हमारा 2 अरब डॉलर हर महीने वहां से कैच कर। मलिक बोस्तान साहब, मलिक बोस्तान साहब, हम सुन रहे थे कि कोई इंटरनेशनली जहां पे पाकिस्तान के लिंक्स हैं, वहां पे भी मतलब जो है वो कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। जिस तरह दुबई में जाके आप दुबई हुकूमत से रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जो इस हवाला हुंडी में स्पेशली पाकिस्तान बड़ी मार्केट कहा जाता है इसके लिए, उसको करने के लिए, तो उसमें भी आप लोग कॉपरेट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग पकड़े जाएंगे वो बताएंगे कि जी हमें जो है दुबई में ये पार्टी बैठकर इस तरह भेजती है, या हम उनको इस तरह भेजते हैं। आना चाहिए था, और चलो देर आमद दुरुस्त आमद। जब तक उन लोगों को नहीं, मैंने एक हुकूमत को तजवीज दी, इस पर आज तक अमल नहीं हुआ। अगर उस पर अमल हो जाए तो कोई हवाला कराएगा ही नहीं। अब जितने भी इस वक्त 500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है हवाला ऑपरेटर को, लेकिन किसी एक आदमी का FIR में नाम नहीं डला जिसने हवाला कराया है। और ये यहाँ रिकॉर्ड बात है, ये सारे के सारे बड़े इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे लोग हवाले के जरिए अपनी रकम बाहर ले गए। यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, और ये कानून बनना चाहिए। उस वक्त तक किसी हवाला ऑपरेटर को नहीं पकड़ा जाएगा जब तक बेनिफिशियरी जिसने हवाला कराया उसको न पकड़ा जाए। इसी तरह आउट ऑफ बुक जो काम करते हैं उसके साथ साथ उसको भी पकड़ा जाए, जैसे आउट ऑफ बुक ये चीजें खरीदी हैं, जो बैंकों के एम्प्लॉइयों को, एक्सचेंज कंपनी एम्प्लॉइयों को ज्यादा पैसे दे के बरगलाते हैं और उनको ये सारे इस काम पे आमादा करते हैं, तो उनको भी तो बेनिफिशियरी, वो भी तो पकड़े जो असल जड़ है, जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दी है। ये अगर उनको छोड़ देंगे, ये जो बिजनेसमैन है, व्हाइट कॉलर है, तो वो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ पाकिस्तान, फिर जितने मर्जी छापे लगा ले, कुछ दिन लोग अंडरग्राउंड होंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो ऐसा तो कोई फायदा नहीं जब तक आप पॉलिसी नहीं बदली करेंगे। और सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, पॉलिसी भी बदली होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मेहरबानी करके एक्सचेंज कंपनी है, ये जो गैर कानूनी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हमारा बड़ा रोल है, और हमने अभी 6 करोड़ डॉलर जमा करा दिए। हमारा सारा बिजनेस तो ये चाट गए हैं ब्लैक मार्केट वाले और हवाला मार्केट वाले, और हम भी अभी भी जो है अल्लाह का शुक्र है 20 मिलियन डॉलर पर डे अब हमारे पास आना शुरू हो गए। और जो ये क्रैकडाउन जारी रहेगा, हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि ओपन मार्केट में जो ब्लैक सही। मलिक बोस्तान साहब की रिक्वेस्ट है डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब से कि उनका पॉजिटिव रोल था एक्सचेंज कंपनीज का, लेकिन इन कंपनीज के आड़ में जो ब्लैक शीप्स बैठे हुए हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या ग्रे मार्केट में इन्वॉल्व हैं, जिसकी आपने भी एग्जांपल्स दी, जिसमें वो दुबई पहुंच और काबुल, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उन्हीं को मतलब मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। खाकान नजीब साहब, एक चीज जिस तरह अभी मलिक बोस्तान साहब ने भी कहा कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो हवाले के जरिए बाहर अपना डॉलर, लेकिन वो एक तो बाय बुक तो उनको जो मतलब जो आ रहा है, आपने जो एक्सपोर्ट किया है उसने एक अमाउंट है जिसके एवज वो डॉलर पाकिस्तान आने ही आने हैं। वो कुछ ऐसे भी करते थे कि ओवर इनवॉइसिंग या मुझे ही नहीं मालूम क्या अंडर इनवॉइसिंग, वो बाहर भी पैसे ले लेते थे, तो उसको भी तो चेक करना चाहिए। जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके ऊपर अगर एक्शन लिया जाए तो शायद और भी, और अगर कुछ इस तरह हवाले से पैसा या डॉलर बाहर गए हुए हैं तो उसके लिए उसको हम वापस रिकवर भी करवा सकते हैं, जरा थोड़ा सा स्क्रू टाइट करने के बाद।
तो पहले तो फॉरवर्ड लुकिंग में ये याद रखिए कि आपकी जो $3 अरब अप्रैल 2022 को रेमिटेंस लगी थी वो जुलाई अगस्त में $2 अरब की लगी है। इसका मतलब है कि अगर आपने 33 से 36 अरब इस साल लाने थे और आप 24 से 25 अरब लाएंगे, सो 8 से 10 अरब जो है ये कहीं ना कहीं तो जा रहा है। ये नहीं है कि ये रेमिटेंस पाकिस्तान नहीं आ रही, बट ये फॉर्मल चैनल से नहीं आ रही और हवाला हुंडी का जो चैनल है वो अभी भी ओपन है। मैं समझता हूं कि इस क्रैकडाउन से अभी वो नीचे ज़रूर आया होगा। रेट का बेहतर होना, इंटरबैंक और उसका जो फ़र्क है वो टूटना, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। बट हवाला हुंडी इज़ द नेक्स्ट पॉलिसी रिफॉर्म दैट वी मस्ट डू, बिकॉज ये पैसे बोथ एक्सपोर्टर्स के और बहुत बड़ी रिमिटर्स के, मैं आपके सामने ये फिगर रख रहा हूँ कि अगर ये पैसा पाकिस्तान FY24 में ना आया तो ये तकलीफ दे होगा हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के लिए। सो इस पे इस्लाहाती काम होना ज़रूरी है। इसकी इस्लाहात में ये भी शामिल है कि कैसे स्टेट बैंक इसको सही तरह रेगुलेट करेगा और कैसे हम इस पे अपनी जो पकड़ है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सो ये सेकंड फेज है जो इसका चलना चाहिए। एक्सचेंज कंपनीज जैसे जैसे ए कैटेगरी में आएंगी तो उनका जो कैपिटल जैसे ही बढ़ के 50 करोड़ पे जाएगा, तो आप ये भी याद रखिए कि ये भी एक सिग्नल है कि आप फेक काम नहीं करना चाहते। आप अगर करेंगे तो आपका बहुत बड़ा सरमाया लगा होगा। सो लेट्स सी कि इसकी इस्लाह से ये कैसे काम ठीक होता है। और फिर हमारी रिक्वेस्ट टू दुबई या जहां पे भी बहुत बड़ा हवाला हुंडी का काम हो रहा है मिडल ईस्ट में, वहां पे भी हमें जाके इसको संभालना पड़ेगा। सो ये एक अगली पॉलिसी है जो हमें मुरतब करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की जो रेमिटेंस है उसमें इतना बड़ा गैप है जो हमें भरना है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान फॉर्मल चैनल से आ रही हैं उसका गैप है, लिक्विडिटी को बेहतर करना है। अब ये सारे काम जो हैं ये इस्लाहाती काम है, याद रखिए। एक और मैं बात आपको कहूंगा कि एक बहुत जरूरी काम है, हम बिहाइंड द कर्व अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे नहीं हो सकते कि पाकिस्तान में लोग तब रुपए में सेव करेंगे अगर इन्फ्लेशन जो है उससे कम आपको रुपया मिल रहा होगा बैंक में रखने से। एंड इफ यू आर लूजिंग मनी तो कोई भी सेव नहीं करेगा। इन्फ्लेशन को नीचे लाना और रुपए का रियल इंटरेस्ट पॉजिटिव करना, ये तो प्योर इकोनॉमिक्स है ना। ये तो मतलब कोई भी आपको इकोनॉमिस्ट समझा देगा। ये काम भी स्टेट बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटीज को करने हैं। ये इकोसिस्टम क्रिएट होगा तो रुपए में लोग इन्वेस्ट करेंगे। सही डॉक्टर खाकान साहब, ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का इशू है, जिस तरह मैंने ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा जिक्र किया था, ये भी एक बहुत बड़ा नासूर है। हम लोग जितना भी कोशिश कर लें ये इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बड़ा बॉर्डर है और किसी ना किसी तरह ये अगर चली भी जाती हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो गुड्स आती हैं वो वापस दे सी देयर रूट बैक कमिंग बैक टू पाकिस्तान अंडर द गार्ब ऑफ स्मगलिंग। अब ये एक बहुत बड़ी हमारी जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है उसको बहुत खराब करती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, स्पेयर पार्ट्स की हो, या मतलब टायर्स, और बहुत बहुत सारी एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये कितना नुकसान पहुंचाती है आपकी बेसिक जो मार्केट को? आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये आज बात की है। मैं तो पिछले कई सालों से ये कह रहा हूँ कि सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल नहीं होता अफगानिस्तान में, पर वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से जाता है। चाय, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स, ये सारी जो मार्केट है ये उससे बहुत बड़ी है जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में डॉलर्स के एवज सामान आ रहा है कंपेयर टू जो अफगानिस्तान की खपत है। वो जब पाकिस्तान वापस आता है तो फिर अगेन क्या हो रहा है, एक इनफॉर्मल मार्केट जिसको आप ब्लैक मार्केट कहें, इनफॉर्मल कहें, वो पाकिस्तान की तकवीयत उसको मिलती है। पाकिस्तान की SMEs हर्ट होती हैं बिकॉज ये सारा कारोबार जो है, अगेन वर्ड मैं वही यूज करूंगा, इलीगल और इलिसिट है पाकिस्तान में। उस पर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं होती, 2 से 3 अरब डॉलर का, वहां पे हमें नुकसान हो रहा है। अब ये करना क्या है? देखें, करना ये कि हमें ये तय करना है कि हम जरूर 2670 किलोमीटर का बॉर्डर है जो लिए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो लैंडलॉक्ड हैं, पर उस हद तक तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे जहां तक उनकी नीड है। पर यह कहना कि हम अपनी इनफॉर्मल मार्केट को पनपने दें, हमें वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो 2010 का है इनटू इंटरनेशनल काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, जहां पे हम सही तरह चेक एंड बैलेंस रख सकें। ट्रैकर्स जो ट्रक के हैं अगर वो ब्रेक हो रहे हैं
तो हमें अगेन इस पे लॉ एनफोर्समेंट पे बहुत हेविली आना पड़ेगा। जो तोरखम वगैरह जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं उन पे चेकिंग बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। जो हमारी इनपुट सीज के थ्रू आ रही हैं उन पे बिल्कुल। डॉक्टर खाकान साहब, मुझे याद है 95-96 में केमिकल्स इतना अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत आता था और वो वापस ब्लैक मार्केट के थ्रू पाकिस्तान की मार्केट में आता था, हालांकि कोई उसकी खपत ही नहीं थी, जीरो उस वक्त उसकी यूटिलिटी थी जो केमिकल आता था। बिल्कुल आपने सही फरमाया, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, और अगर हम इस पर भी थोड़ा सा काम करेंगे तो बेहतरी आएगी। डॉक्टर फरूक सलीम साहब, अभी बात की रिफॉर्म्स की, इस दफा आपको क्या नया लग रहा है? क्योंकि मतलब एक बड़ी रिकिंडल्ड होप है और वो उस वक्त आई है जब आम आदमी बहुत परेशान है महंगाई से और दीगर परेशानियां मुश्किलात हैं, उसके ऊपर जलती पर तेल डालते हैं सदर आरिफ अलवी साहब के जी ये हो जाए तो वो हो जाए, फलां हो जाए। हालांकि ठीक है, मानते भी हैं कि इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन फिर भी खत डाल देते हैं। डॉक्टर फरूक सलीम जमीर साहब, आप थोड़ी देर पहले अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात कर रहे थे। मेरा मीना है जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान में ब्लैक मार्केट क्रिएट होती है, जो पाकिस्तान के नुकसानात हैं, वो लगभग 4 अरब डॉलर का सालाना नुकसान पाकिस्तान उठाता है ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नतीजे में। आप अंदाजा कीजिए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में उन्होंने म्यूजिक जो है उसको बैन किया हुआ है। सही। बोट्स हैं, शिप्स हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास तो कोई समुंदर ही नहीं है, वो भी इंपोर्ट हो रही हैं। फोटोग्राफिक इक्विपमेंट बहुत सारा इंपोर्ट होता है, वहां पे फोटोग्राफी कहाँ हो रही है अफगानिस्तान में जो इतनी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। तो इससे एक तो रेवेन्यू लॉस है, इसका सिक्योरिटी कॉस्ट बहुत बड़ी पड़ती है, हमारी रोड इस्तेमाल हो रही हैं, और फिर जॉब डिस्प्लेसमेंट, जो पाकिस्तानियों को नौकरी मिलनी चाहिए वो अफगानियों को मिल जाती है। और इन चारों को आप जमा करें तो वो कोई 4 अरब डॉलर का मामला बन जाता है। इसको किस तरह रोकना है, बहुत बड़ा सवाल। तो आप कह रहे थे कि मुझे फर्क क्या नजर आ रहा है। देखिए, एक तो वाज़ेह फर्क है जो इकदामात उठाए जा रहे हैं इन चीज़ों के खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ, और जो सट्टाबाज हैं एक्सचेंज मार्केट के अंदर उनके खिलाफ। ये इकदामात जो हैं इनके नताइज, बड़े मस्बत नताइज ऑलरेडी आपको नजर आना शुरू हो गए। इससे जो अगला स्टेप है जिसका डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, वो अपने पॉलिसी तश्कील देनी है। वहां पे मुझे कोई खास काम होता नजर नहीं आ रहा। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जो इक़दामात हैं, इनकी एक लिमिट है, ये उस लिमिट से आगे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उससे आगे हमें जो है वो पॉलिसी बनानी है कि आप अगर 7,500 अरब का बजट का खसारा है तो आपके पास क्या पॉलिसी है उसको दुरुस्त करने के लिए। अगर कोई 2,600 अरब का गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया है तो आपके पास क्या पॉलिसी है। आप इकदाम जरूर कर रहे हैं, बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन पॉलिसी नहीं है उसके ऊपर कोई। इसी तरह अगर गैस के शोबे के अंदर कोई 4 अरब डॉलर की कह रहे हैं कि गैस चोरी हो जाती है, उसके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है। तो पॉलिसी का फुकदान मुझे अभी भी नजर आ रहा है। डॉक्टर फरूक सलीम साहब, एक चीज इफ यू डोंट माइंड, मुझे ये बता दें कि वेयर डू यू कंपेयर पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स। आप कहते हैं कि पॉलिसी होनी चाहिए या पूरा एक सेक्टर, जिस सेक्टर को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें पूरे रिफॉर्म्स होने चाहिए। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि डू वी नीड पॉलिसी और वी नीड हार्डेंड रिफॉर्म्स। देखिए, रिफॉर्म्स एक पॉलिसी के तहत की जाती हैं, वो इसका सब सेक्टर बन जाता है। आप पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें एक रिफॉर्म का पैकेज होगा, रिफॉर्म की बात की जाएगी, वहां तक मामला अभी होता नजर नहीं आ रहा। अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो बजट का खसारा 7,500 अरब का आ रहा है, उसके लिए रिफॉर्म के लिए हमारे पास क्या है। फिर ये सोचना जरूरी है कि आप और मैं और दूसरे पाकिस्तानी डॉलर क्यों खरीदते हैं। ये तो आपने ठीक है, आपने छापे मार दिए, आपने रेट्स कर दिए, लेकिन ये आपने सोचना इसके पीछे जरूर ये है कि ये बीमारी है और इसकी अलामत क्या है। जो डॉलर खरीदना है वो बीमारी नहीं है, वो अलामत है एक बीमारी की। और बीमारी तो है जिसको मैं कहता हूं कि एतमाद का फुकदान। देखिए, हम जब रुपया गिरना शुरू होता है, हम बात करने लगते हैं कि ये हमारा तजारती खसारा बहुत ज्यादा है, हमारा बजट का खसारा बहुत ज्यादा है। असल में ये फुकदान है एतमाद का। हमारे रुपए के ऊपर जब लोगों का एतमाद नहीं रहता तो फिर वो डॉलर खरीदने लगते हैं। तो उसके ऊपर हमारे पास पॉलिसी क्या है,
ये छापा मार देना, रेड कर लेना। लेकिन डॉक्टर फरूक सलीम साहब, आई होप यू वुड एग्री कि इस वक्त जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, दीज आर ऑन वॉर फुटिंग बेसिस के, इमीडिएटली तो ये लिए जाएं, एंड आई होप यू वुड एग्री कि आने वाले दिनों में बाकायदा पॉलिसी रिफॉर्म्स ओरिएंटेड पॉलिसीज आएंगी। डू यू एग्री ऑन दैट? मेरे ख्याल में काम तो उस पर भी हो चुका है, जिस तरह डॉक्टर खाकान ने भी कहा कि दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग पेपर्स, थिंक टैंक्स भी बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी मेरी ख्वाहिश है कि ये हो। अभी तक मैंने आपको कहा कि ये मुझे नजर नहीं आ रहा कि हमारे पास कोई किसी किस्म की पॉलिसी, जिसको आपने इस्लाहात भी कहा कह दिया, कि उस किस्म की कोई अमली इकदाम, कोई अमली पॉलिसी जो है वो सामने मुझे नजर नहीं आएंगे। आपको अभी नजर नहीं है, लेकिन होपफुली नजर आनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि ये जो है ये एक इनिशियल स्टेप्स होते हैं, यकीनन डंडा और झाड़ू, इसके बाद फाइनल लेने से। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।